हम बात करेंगे फेफड़ों की बीमारियों की। तो फेफड़े जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का एक वो हिस्सा है जहाँ पे जो हवा की ऑक्सीजन है वो हवा से ब्लड में जाती है, खून में चली जाती है। जैसे हमने बहुत बार बात की है, अगर पूरी इस स्वास्थ्य प्रणाली की बात करें तो श्वास का जो हिस्से हम गिन सकते हैं कि हवा की ऑक्सीजन 21% है हवा में ऑक्सीजन। और बहुत सारी जो खोजें हैं, स्टडीज हैं, वो कह रही हैं कि प्योर ऑक्सीजन जो है वो एक दो धारी तलवार है। प्योर ऑक्सीजन जहाँ पे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प कर भी सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को वो नुकसान भी करती है प्योर ऑक्सीजन। हमारे जो लंग्स ऑक्सीजन के हिसाब से बने नहीं हुए, वो हवा के हिसाब से बने हुए। तो इसलिए हवा हमारे लिए बहुत एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हवा से जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों के अंदर जब हवा पहुंचती है तो वो हमारे ब्लड में चली जाती है, खून में चली जाती है, और खून से फिर जाके वो आगे है जिसको हम बोलते हैं इनर रेस्पिरेशन। एक तो बाहर वाला श्वास है ना कि कैसे हम हवा की ऑक्सीजन को हवा हमारे अंदर जाती है और हवा में से ऑक्सीजन हम लेते हैं, ब्लड में चली जाती है। फिर वो ब्लड में जो ऑक्सीजन खुल जाती है, जो जिसको जैसे भी कैरी होती है वो उसकी डिटेल में नहीं जाते हम लोग। तो वो जब हवा की ऑक्सीजन ब्लड में जाती है तो ब्लड में जाके वो आगे बॉडी में अपना काम करती है। बॉडी में क्या काम करती है? वो ऊर्जा पैदा करती है। फेफड़ों से आई हुई ऑक्सीजन और अंतड़ियों से आई हुई ग्लूकोज जलती है, बर्न करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे हवा में आग, जो मोमबत्ती है या आग है, वो जलती है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए इसी तरह हमारे अंदर ग्लूकोज को बर्न करके ऊर्जा पैदा करने के लिए, अग्नि पैदा करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन हम फेफड़ों के जरिए हवा से लेते हैं। फेफड़े हमारे वो सिस्टम है जो ये काम करता है। फेफड़ों का स्ट्रक्चर कैसा है? इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ट्री। जैसे किसी एक दरख्त को उल्टा उल्टा कर दें तो वो हमारे फेफड़े हैं। जो जड़ें हैं वो पूरे का पूरा एनवायरनमेंट है जहां से ऑक्सीजन आने, और जो तना है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सारा, नाक से लेके मुंह से विंड पाइप है वो, और नीचे जाके फिर वो बड़ी, जैसे जैसे दरख्त की बड़ी टहने निकलते हैं, टहने बड़े बड़े, उसी तरह से एक ही विंड पाइप से आगे फिर दो निकलती हैं, दो से आगे दो तीन और निकलती हैं। इस तरह आगे डिवाइड होती होती, जैसे दरख्त की तने से बड़े टहने, टहने से मीडियम टहनियां से छोटियां टहनियां, छोटी से और छोटी और छोटी और छोटी होती होती अल्टीमेटली वो पत्ते पे आ जाती है। इसी तरह हमारे लंग्स में कि लास्ट में जैसे पत्ता दरख्त पे है, वैसे हमारे लंग्स में छोटे छोटे गुब्बारे हैं, बैलून्स हैं, छोटे छोटे मिनी बैलून्स हैं, करोड़ों की गिनती में। तो वहां पे जब ऑक्सीजन पहुंचती है, हवा पहुंचती है, तो वहां से एक्सचेंज होता है। खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके फेफड़े के अंदर आ जाती है, बैलून के अंदर आ जाती है, और बैलून से ऑक्सीजन अंदर की जाके ब्लड में चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हवा की ऑक्सीजन उसी बैलून से खून में चली जाती है
और खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो निकल के उस बैलून में आ जाती है, और वो आगे फिर करोड़ों बैलून से होती हुई बाहर आ जाती है। बाहर वाली ऑक्सीजन जब बाहर आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, जो अंदर जा रही हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम गैस चेंज, अभी पूरे का पूरा सिस्टम, जो फेफड़े का हमारा सिस्टम है, श्वास प्रणाली का, वो है। अब श्वास प्रणाली की हेल्थ को अगर समझना हो तो हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी बहुत क्लियरली। वो हम विस्तार में बात नहीं करेंगे, क्योंकि विस्तार में बात हमको बीमारियों की करनी है, लेकिन उसको थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स जो है, उसको पॉइंट्स को हमारे नोटिस में होना चाहिए। ये जो कहाँ से है, इसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, ताकि हमारे फेफड़े अच्छी तरह से काम कर सके। और वो हवा अगर साफ सुथरी नहीं होगी तो होगी। ये कहाँ से हवा? दरख्तों से आती है, प्लांट से आती है, जो ग्रीन है, जो हमारे आस पास में जो हरियाली है, छोटे पौधे हैं या बड़े पौधे हैं या प्लांट ट्रीज हैं, वो हवा को पैदा करते हैं, ऑक्सीजन को पैदा करते हैं। वो कार्बन लेते हैं हवा से, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर से फूड बनाते हैं, और उसकी ऑक्सीजन को रिलीज करके, ऑक्सीजन रिलीज करके वापस हवा में डाल देते हैं। इसका मतलब जो हवा की ऑक्सीजन होती है वो कांस्टेंट की कांस्टेंट रहती है। वो 21% की 21% रहती है। जितने लोग मर्जी सांस लेते रहे उसमें, उसकी परसेंटेज डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि उसमें जो पौधे होते हैं वो हमारे साथी हैं। वो हमारे साथी हैं कि वो हमारे अंदर से आने वाली ऑक्सीजन हवा को साफ करके वापस हवा में डाल देते हैं। इस तरह से का जो परसेंटेज कोई फिक्स रहता है। अगर ये प्लांट्स ना हो तो ये तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए तो गड़बड़ होगी। तो ये बड़े बड़े शहरों में होता है, जहाँ पे प्लांट्स बहुत कम है, वहाँ की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस बढ़ जाती हैं, इसीलिए वहाँ पे हम कहते हैं कि हवा बहुत पोल्यूटेड है। लेकिन अगर हमको अच्छी हवा, अच्छी श्वास प्रणाली चलानी है, तो हमारे आसपास में नेचर के फेफड़े भी चाहिए। वो नेचर के फेफड़े हैं, कुदरत के फेफड़े हैं, ट्रीज, दरख्त। तो कुदरत के फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, हमारे फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, तो दोनों चलते हैं। अगर कुदरत के फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं तो हमारे फेफड़े भी ठीक से काम करेंगे। अगर वो गड़बड़ा गए तो हमारे फेफड़े भी गड़बड़ाएंगे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हवा प्लांट से आती है। प्लांट्स कैसे बनाते हैं उसको? वो ऊर्जा लेते हैं उससे, बाकी कुछ चीजें जमीन से लेते हैं, कुछ पानी लेते हैं। वो सबको मिला करके वो हवा को बनाते हैं। उसके लिए, हवा बनाने के लिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है। और सूरज को रोशनी कहाँ से मिलती है वो हम पहले बात कर चुके हैं बहुत बार। वो पूरे पूरे पूरा जो हमारे पास खाली पड़ा है, खाली आकाश पड़ा है, वो वहां से ऊर्जा लेता है सूरज, और सूरज हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा दरख्त लेते हैं, दरख्त में उसमें वो ऑक्सीजन बनना उसके उसके उसको उस प्रोसेस का पार्ट है। तो वो जो गुरबानी में तुक आती है कि साचे से पवना भया, पवने से जल हुआ, जल तेत्र भवन साजया, घट घट आप सुनवा। वो कहीं ना कहीं वो पूरी का पूरा जो सृष्टि का चक्कर है, नेचर का चक्कर है, वो पूरा होता रहता है क्रिएशन का। तो वो भी चलना चाहिए अच्छे से। हमारी श्वास प्रणाली को अच्छे से चलने के लिए उस साइकिल का चलना भी ज्यादा जरूरी है। अगर वो साइकिल में गड़बड़ हो गई, वो साइकिल में कहीं कहीं कोई प्रदूषण हो गया, वो साइकिल में प्लांटेशन कम हो गई, दरख्त बहुत कम है और दूसरे वाला कंपोनेंट ज्यादा है, तो वहां की हवा खराब होगी। तो ये इसको नोटिस, ये भूलना नहीं चाहिए इसको, कि हम सिर्फ, हम कोई अलग से नहीं है नेचर से, कुदरत से हम अलग से नहीं है। हम कुदरत का एक पार्ट है, नेचर का एक पार्ट है। तो नेचर का पार्ट होते हुए अगर हमको अच्छे से जीना है तो हमको नेचर को भी संभाल के रखना है। नेचर को संभाल के नहीं रखेंगे तो हम भी अच्छे से नहीं रह सकते। हमारे फेफड़े काम भी ठीक है, अगर नेचर ठीक से नहीं काम करेगी तो हमारे फेफड़े ठीक से काम करेंगे। तो इसको हमको नोटिस मिलेगा। तो आगे आ जाए
हमारे हवा का जो एंट्री पॉइंट है, गेटवे हमारा गेटवे एक ही है हवा का और फूड का, जिसको हम बोलते हैं नाक और मुंह। नाक और मुंह एक हमारा वो गेटवे है जहां से हवा भी जाती है और जहां से हमारा खाना भी जाता है, खाना पीना सब कुछ जाता है। तो वो हमारा कॉमन गेटवे है, जिसको ईएनटी बोलते हैं, ईएनटी सिस्टम, ईयर नोज थ्रोट। वो भी साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि वहीं से तो जाना सब कुछ। अगर वो साफ सुथरा रहेगा तो रास्ता साफ रहेगा। अगर रास्ता ही कहीं पे कंजेशन हो गया तो फेफड़ों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए नाक बंद पड़ा है, गले में बलगम जम रही है, श्वास मुंह से लेना पड़ रहा है, नाक से नाक में जब श्वास लेते हैं हम लोग तो नाक बहुत ही बढ़िया एक एसी का काम करता है, एयर कंडीशनिंग का। फेफड़ों में जो हवा जानी है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। उसमें तो सर्दी में माइनस टेम्परेचर होता है, गर्मियों में 45 होता है। फेफड़े तो खराब हो जाएंगे अगर उनका एसी खराब ठीक नहीं चलेगा तो नेचर में हमने हमारे गेटवे पे एक एसी ला के लगा दिया नाक के अंदर। अगर हम श्वास नाक से लेंगे तो वो एसी क्या करता है, अगर हवा गर्म गर्म जा रही है तो उसको ठंडा कर देता है, अगर हवा ठंडी ठंडी जा रही है उसको गर्म कर देता है। तो वो एसी भी हमारा ठीक चलना चाहिए। तो हमको श्वास नाक से आनी चाहिए, मुंह से नहीं। मुंह से श्वास लेंगे तो गड़बड़ होगी, तो वो वैसी की वैसी गर्म की गर्म हवा जाएगी अंदर, और जो ठंडी की ठंडी जाएगी वहां। तो एसी सिस्टम तो नाक में है। जो हमारा एसी लगा हुआ है हवा का टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए, वो तो नाक में है। तो हमको जो श्वास आनी चाहिए वो नाक से आनी चाहिए, मुंह से नहीं आनी चाहिए। मुंह हमारे कुछ भोजन के लिए, पीने के लिए, पानी पीने के लिए, खाने पीने के लिए, और नाक हमारे हवा के लिए। इसका मतलब हमारा नाक जो साफ सुथरा रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, नासिका चलती रहनी चाहिए। वो भी हमको ख्याल रखना है कि कैसे उसको चलती रखना है। अगर फेफड़ों को ठीक रखना है तो उसको भी चलते रखना, तो ये इसको भी ख्याल रखना है। और वही जो गेटवे हमारा, उस गेटवे पे हमारे डिफेंस सिस्टम भी खड़ा किया हुआ नेचर में, कि हवा में पता नहीं क्या होगा, कैसे कैसे कीटाणु होंगे। उसी हवा में कितने लोग सांस ले रहे हैं, कितने मोटर चल रहे हैं, कितने ट्रक चल रहे हैं, उसको फिल्टर भी करना है। नाक से शुरू हो जाती है। कितने बाल डाले हुए नेचर ने नाक में, क्यों डाले हैं? नहीं तो वो नेचर में तो हवा में तो वो कंकर फंकर सब फेफड़ों में जाए। तो वहां मोटी जाली लगी हुई है, मोटी जाली है, फिर उससे आगे ब्रिक जाली है, उसके आगे और ब्रिक जाली, फिर और ब्रिक जाली है, तो काफी जालियां लगी हुई है। तो उसको हवा को फिल्टर करती है वो। उसमें एसी लगा हुआ तो एसी करती है वो, एयर कंडीशनिंग करती है। तो ये पूरे का पूरा वंडरफुल सिस्टम है कुदरत का। जो हमारा शरीर है वो परमात्मा की बड़ी अजूबा है। उस अजूबे का एक एग्जांपल ये भी है हमारा जो ईएनटी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने। तो वहां से जब हवा जाती है तो फिर वो फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में आगे फिर जो कॉमन एक हाईवे है, एक रास्ता है जो सभी दोनों फेफड़ों के लिए सब पहले कॉमन है। वो लगभग एक फुट का एक कॉमन वे है। फिर वो 2 में डिवाइड होता है, 2 वाली जगह फिर 3 में डिवाइड होती है, ऐसे डिवाइड होती फिर वो छोटी से छोटी होती। हर बैलून तक एक छोटी सी नली जाती है। वो करोड़ों बैलून है। तो वहां पे एक डिफेंस सिस्टम है कि हवा में कुछ गड़बड़ होगी तो उसको रोकने की कोशिश करते हो। में हवा जाती तो बड़ी शुद्ध सी जाती जानी चाहिए, क्योंकि वो इतना नाजुक है। वो बैलून इतना नाजुक है कि उसमें अगर कोई गड़बड़ होगी तो वहीं जाके जम जाएगा वो। तो जो लोग काम करते हैं, जैसे कोयले की खानों में काम करते हैं, या एस्बेस्टोस की फैक्ट्री में काम करते हैं, या कॉटन की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको फेफड़ों में जाके वो जमती रहती है सारा सिस्टम। जम के फिर वो बीमारियों की शक्ल लेता रहता है। अगर हमारा सिस्टम ठीक होगा तो वो रास्ते में रोक लेगा, और रास्ते में रोक ही नहीं लेगा, वो साथ के साथ वापस करेगा उनको। जिसको बोलते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन, साफ सफाइया। वो साफ सफाइया भी होना चाहिए, तो उसका भी सिस्टम हमारा बड़ा एफिशिएंट होना चाहिए। तो ये मोटी मोटी मैंने कुछ बातें की कि क्या क्या जरूरी है हमारे सेहतमंद होने के लिए। और हर जगह पे नाक से लेके, मुंह से लेके लंग के लास्ट पार्ट तक हमारा एक डिफेंस सिस्टम है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं।
उसमें कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जाएगी तो हर जगह पे, हर लेवल पे उसको रोक करके उसको ऐसी शक्ल में बदल दिया जाएगा जिससे वो हार्मफुल ना रहे। अगर वो हार्मफुल लग रही है बॉडी के इम्यून सिस्टम को, तो वो मैसेज जाएगा एकदम से। हमारे जासूस शुरू हो जाते हैं, जहां से नाक शुरू हुआ, मुंह शुरू हुआ, वहीं पे जासूस बैठे हैं। वो जासूस इन्फॉर्म करते हैं पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कि ये जो गड़बड़ चीज आ रही है, इसको बड़ी खतरनाक है, इसको अब हैंडल करना अच्छे से। तो वो पूरे का पूरा सिस्टम पूरा अलर्ट हो जाता है पहले ही। जैसे जासूस इन्फॉर्मेशन देते तो पूरा पूरा सिस्टम अलर्ट हो जाता है कि ये कोई गलत सी चीज आ रही है, इसको हैंडल करना। तो वो अकॉर्डिंगली बॉडी उसकी तैयारी करती है। तो ये बड़ा वंडरफुल मैकेनिज्म है वहां पे अपने आप को बचाने का। चाहे वो कोई कंकर लिए, वहां पे एक डिफेंस सिस्टम है, धुआं हो। तो ये पूरे का पूरा वंडरफुल सिस्टम जो हमारे लगा हुआ है, तो किस चीज के लिए लगा हुआ है? ताकि हम हमारे फेफड़े जो हमारे लिए लाइफ लाइन है, हमारे शरीर का जो सबसे दो इंपॉर्टेंट अंग हैं, फेफड़े और हार्ट, जो इकट्ठे काम करते हैं। फेफड़े और हार्ट ये जो दोनों काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं ताकि पूरी बॉडी को साफ सुथरा शुद्ध खून, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून सप्लाई हो सके, ताकि वो अपना अपना काम करते रहे सब सिस्टम। ये उनका फ्यूल है, उनकी लाइफ लाइन है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके जानी है, अंतड़ियों से खून लेके जाना है। वो किसने करना है? या तो फेफड़ों ने करना है काम, या फिर हार्ट ने करना है, दिल ने करना है। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं मिलके काम करता है। तो ये मोटी मोटी सी बैकग्राउंड हो गई, जिस बैकग्राउंड में हमको फेफड़ों की बीमारियों को समझना है। फेफड़ों की वैसे तो बहुत बीमारियां हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर देखें तो कुछ बीमारियां तो जिसको हम बोलते हैं अक्यूट डिजीजेज हैं, अक्यूट, यानी कि फौरी तूफान की तरह आती हैं वो, और फिर वो या तो हमें बहुत गंभीर रूप में बीमार करती हैं, या चुपचाप हमें इम्यून करती हैं। दोनों दोनों बातें हो सकती हैं। इसमें जो मोटा मोटी एक सिस्टम है कि अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नेचर से, हवा से, तो हवा जो होती है ये फुल ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस होती है, फुल ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जो आप आसपास में हवा दिख रही है, खाली जगह दिख रही है, ये बिल्कुल भी खाली नहीं है, ऐसे इसे खाली मत समझना। इस हवा में, इस खाली जगह में हवा है, हवा में लटके हुए छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कण हैं मिट्टी के, और उन मिट्टी के कणों पे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरसेस हैं। ये सब हवा में तैरते रहते हैं। वो आप बाहर जो खुले में रख दो, आप ब्रेड रख दो, दो तीन पीस ब्रेड के, आप देखो उसमें क्या क्या होता है। तो फंगस जम जाएगी, क्या क्या जम जाए, कहाँ से आते हैं, उसके बीज कहाँ से आए? हवा से आए। हम खमीर करते हैं मिलेट्स को, हवा में रख के वो हवा से अपना बीज ले लेते हैं, वो खमीर हो जाते हैं। इसका मतलब उसके बैक्टीरिया हवा में है। तो इस हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस हैं। और ये जो प्रेजेंट बीमारी चल रही है उसके बारे में हम इसलिए कहते हैं कि ये इसका जो स्प्रेड होता है एयरबॉर्न होता है। एयरबॉर्न का मतलब क्या है? कि हवा में जाते हैं पहले ये, बाकी बैक्टीरिया वायरसेस की तरह। जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से बैक्टीरिया वायरसेस निकलते हैं, क्योंकि ये हवा सबकी साझी है। ये मनुष्यों की भी है, ये कुत्तों की है, गधों की है, हाथियों की है, शेरों की, सबकी साझी है, किरलियों की, छोटे छोटे जीव जंतुओं की, सबकी साझी है। सबके अंदर जाती है, सबसे बाहर आती है। तो जब ये अंदर जाती है और बाहर जाती है, तो अंदर जाके वो पहले से जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो अंदर ले जाती है, चले जाते हैं, और जो उसके अंदर, जो उस जीव के अंदर जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो बाहर ले आती है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया वायरसेस बहुत क्विकली पूरी की पूरी लाइफ के शेयर होते रहते हैं, पूरी की पूरी लाइफ के, सिर्फ ह्यूमन बीइंग से नहीं, पूरी की पूरी लाइफ के। ठीक है। तो ये हमको समझना है कि ये बैक्टीरिया वायरस जो हवा में है, ये कोई कहीं से बाहर से नहीं आते। ये हमारे आसपास में घूमते रहते हैं। वो कुछ मनुष्यों के अंदर होते हैं, कुछ आसपास में जो एनिमल्स हैं हमारे पास में गाय है, भैंस है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, जो भी है, सबके अंदर से हवा हुई आ रही है। सबसे हम हवा शेयर कर रहे हैं। देखने को हम बड़ा झूठ सच कहते हैं कि ये इस आदमी का जूठा गिलास है, मैंने नहीं पीना। तो झूठी हवा तो नहीं कहते हम। अब आपके पास भैंस खड़ी है, वही हवा भैंस के फेफड़ों में जा रही है, वही आपके अंदर जा रही है। अब भैंस से बचो।
कैसे बचोगे? एक फल में वो भैंस के फेफड़ों के अंदर थी, दूसरे फल में आपके फेफड़े के अंदर है, फेफड़े तक चली जाती है, अंदर तक, जूड़ जूड़ सच तो मुंह तक रहती है। तो ये हवा का मैकेनिज्म ऐसे है। तो वो हमको ये समझना है, ये जो एक्यूट बीमारियां हैं ये कहीं से अतिवाती नहीं है, वो जब मौसम के हिसाब से ये बढ़ती करती रहती हैं। जैसे ये जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, ये सर्दी जब शुरू होगी तो ज्यादा इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, जब सर्दी जाने लगती है तो ज्यादा हो जाती है, बीच में थोड़ी सी सर्दियों में कम हो जाती है, गर्मियों में और ज्यादा कम हो जाती है। तो इसका ये वेरिएशन होता है। सर्दी शुरू होगी तो ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगी, सर्दी जाएगी तो ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगी, सर्दी रुक जाएगी तो थोड़ी सी कम हो जाती है, और जब गर्मी है तो और भी कम हो जाती है। तो जाती वाती कहीं नहीं है, गर्मियों में भी नहीं जाती, गर्मियों में भी वायरल फीवर होते रहते हैं, लेकिन कम लोगों को होते हैं और कम नुकसान करते हैं, क्योंकि फेफड़े के अंदर वो जो उसकी अंदर की इम्यूनिटी जो ठंडी हवा खराब कर रही थी वो अब खराब नहीं कर रही। ठंडी हवा से क्या होता है, फेफड़े की इम्यूनिटी कम हो जाती है। वो जब हवा गर्म है तो वो फेफड़े की इम्यूनिटी खराब नहीं हो रही, इसलिए वो वायरस हमको बीमार नहीं कर रही, लेकिन हमारे अंदर बाहर घूमती रहती है। ठीक है, तो ये हमको समझना है एक्यूट बीमारियों के बारे में। एक्यूट बीमारियां कौन सी हैं? ये जो जैसे आजकल चल रही बीमारी, ये पहले तो जुकाम करती है, खांसी करती है, गले में खिचखिच करती है, लेकिन गले में खिचखिच जो करेगी, जुकाम करेगी, वो फेफड़े में तो जाएगी, आगे आगे भी तो रास्ता वही है, हवा तो वही जा रही है। लेकिन नेचर ने फेफड़ों को ज्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है, जुकाम ज्यादा लोगों को होगा, निमोनिया बहुत थोड़े लोगों को होगा, क्योंकि जुकाम सबको हो सकता है, क्योंकि हमारे ईएनटी को, अपर सिस्टम को नेचर ने खुला छोड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास तो हर टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन फेफड़ों को ज्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि फेफड़े तो वाइटल है, अगर फेफड़े खराब होंगे तो वो जीव मर सकता है। तो नेचर जो होती है प्रो सर्वाइवल होती है, नेचर कभी भी वो काम नहीं करती जिससे वो व्यक्ति अपनी उम्र भोगने से पहले मर जाए। नेचर ने आपको पूरी जितनी उम्र के लिए बनाया, वो पूरी उम्र करने के लिए नेचर पूरी पूरी तान लगाती है आपको बचाने की, इसलिए उसने फेफड़ों को ज्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है। तो हर वायरस, हर बैक्टीरिया निमोनिया नहीं करेगा, करेगा भी निमोनिया छोटे मोटे तो वो अपने आप हील हो जाएंगे, जैसे इस बीमारी में हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी उनको वो करेगा। कितने में 2% होते हैं आमतौर पर, 98% को वो एक्यूट वायरसेस और बैक्टीरिया कुछ नहीं कहेंगे, 80% को कोई सिम्टम नहीं करेंगे। लगभग मोटी मोटी फिगर्स है, मैं जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत अप डाउन होती रहती हैं डिजीज टू डिजीज। जैसे 100 व्यक्तियों के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया जा रहा है, तो 80 को तो कोई सिम्टम भी नहीं हो रहा है, सिर्फ वो मल्टीप्लाई कर रहा है और हमको इम्यूनिटी दे के खत्म हो रहा है, वो जा रहा है बाहर। और 18 को हल्के फुल्के सिम्टम हो रहे हैं, मीडियम सिम्टम हो रहे हैं, जिसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2% को सीरियस सिम्टम होते हैं जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत होती है। तो वो 2% कौन होते हैं? वो 2% वो होते हैं जिनकी इम्यूनिटी रिलेटिवली बाकी 98% से कम है। ये उम्र की जरूरी नहीं है कि उम्र पर्टिकुलर चाहिए, उम्र छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो जितनी उम्र ज्यादा होगी, बूढ़े होंगे जितने, सीनियर्स होंगे, उनकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और कुछ वायरसेस बैक्टीरिया में बच्चों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे इस वायरस में बच्चों की नहीं हुई, तो कुछ वायरसेस ऐसी भी होंगी जो बच्चों को ही ज्यादा इन्वॉल्व करती हैं, तो वो अलग अलग हो सकती है। तो ये एक्यूट डिजीज की बात है कि एक्यूट डिजीजेज में हम इन बीमारियों से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी इम्यूनिटी को प्रचंड कर सकते हैं, बहुत एक्टिव कर सकते हैं, और इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हवा में से ये बैक्टीरिया, ये वायरस हमारे अंदर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, क्योंकि वो 80% एसिम्प्टोमेटिक है, वो भी फैला रहे हैं, जो 18% माइल्ड मॉडरेट है वो भी फैला रहे हैं, और जो 2% हैं वो तो फैला नहीं है। इसलिए इनको 2% को ठीक से डील करने का एक मैकेनिज्म समाज में होना चाहिए। हॉस्पिटल अच्छे से होने चाहिए, हॉस्पिटल फ्री होने चाहिए, हॉस्पिटल सरकारी होने चाहिए, उसमें सहूलत बहुत बढ़िया होनी चाहिए, वो हमको करना है।
बाकी 98% के लिए कोई ज्यादा बदल करने की जरूरत नहीं है। उनको वो अपने आप को देख लेते हैं, या छोटे मोटे जो आसपास में समाज ने, कम्युनिटी ने, हमारी सभ्यता ने, वो कोई वैद्य है, कोई हकीम है, कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, उससे काम। 2% को डील करने के लिए वो हमको हॉस्पिटल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, करने चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी भी है, समाज की जिम्मेदारी है कि जिस भी व्यक्ति को वो 2% में आता है वो हॉस्पिटल में जाता है, उसके लिए सहूलत होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, बहुत सस्ती होनी चाहिए, ताकि उसकी जमीन ना बिके, उसके गहने ना बिके, वो कर्जई ना हो जाए, वो लाखों का खर्चा करने के लिए मजबूर ना हो, उसकी लूट ना हो। ये समाज की जिम्मेदारी है। तो ये एक्यूट डिजीज की बात होगी। अभी आते हैं हम क्रॉनिक डिजीजेस पे, कि बहुत सारी फेफड़ों की क्रॉनिक डिजीज हैं जिनके बारे में हमको अवेयर होना है।